दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों प्रश्न संख्या 251 तक हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जो प्रश्नों की श्रृंखला थी उसे जारी रखा था। पिछला वीडियो लेक्चर वहाँ तक हुआ था। उसके बाद 252वें प्रश्न से हम इसे आगे देखेंगे और इसी क्रम में जो प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। हमें 500 के आंकड़े तक पहुँचना है, तो हमारा लक्ष्य 500 है। अभी वहाँ तक की जो मंजिल है वो दूर है, उसके बीच में कई वीडियो आएंगे, तो इन्हें ध्यान से देखते रहिए। ये जो जितने भी वीडियो हैं ये अपने आप में तथ्यों का एक बहुत बड़ा भंडार है। इसमें अनेकों तथ्य, अनेकों प्रकार की व्याख्याएं और बहुत सारी जानकारियां सिमटी हुई है। एक घंटे के करीब के ये वीडियो लेक्चर है और सभी में अनेकों जानकारियों का संग्रह है, जो कि आपके लिए अलग अलग जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें कारगर सिद्ध होंगी। तो देखिए प्रश्न संख्या 252, कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों द्वारा। अष्टदिग्गज ये कृष्णदेव राय के दरबार में थे और ये तेलुगु भाषा के विद्वान थे। तो इनके द्वारा रचित ग्रंथों में कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर तेलुगु कवियों के नाम दिए हुए हैं जो कि अष्टदिग्गज थे कृष्णदेव राय के दरबार के, और दूसरी तरफ इनकी रचनाओं के नाम लिखे हुए हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से सही मेल नहीं खाता। बताइए। पेद्दन है, नंदीतिम्म है, ये व्यक्तियों के नाम हैं। भट्ट मूर्ति हैं और धूर्जटी हैं। इनकी रचनाओं के नाम देखिए, हरिकथासार, पारिजात हरण, हरिश्चंद्र लोपाख्यानम और राजशेखर चरित। ये इनके रचनाओं के नाम हैं। अब बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इसमें चौथा वाला सही सुमेलित नहीं है। इसका हो जाएगा डी अर्थात केवल 4। धूर्जटी, ये राजशेखर चरित, इनकी रचना नहीं है। धूर्जटी की रचना राजशेखर चरित नहीं है। इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। अष्टदिग्गज ये जो एक समूह था, इसमें पेद्दन को तेलुगु कविता के पितामह, पितामह का मतलब होता है दादा, ग्रैंडफादर, तो पेद्दन को तेलुगु कविता के पितामह और आंध्र कविता के पितामह की उपाधि प्राप्त है। इस उपाधियों से पेद्दन को जाना जाता है। इनकी रचना है स्वरोचित संभव या मनुचरित। इसके अलावा हरिकथासार, ये सब इनकी रचनाओं के नाम हैं, मतलब पेद्दन की रचनाएं हैं। तो पहला बिल्कुल ठीक है। नंदीतिम्म ने पारिजात हरण, भट्ट मूर्ति ने हरिश्चंद्र लोपाख्यानम, तो ये दोनों भी ठीक है। और धूर्जटी ने कलहस्ती महात्म्य, कलहस्ती महात्म्य इस नाम से रचना लिखी थी। तो यहाँ धूर्जटी की जो रचना है वो गलत दी है। मल्लन के द्वारा राजशेखर चरित, इसके अलावा अच्युत राय रामचंद्र ने यहाँ पर सकल कथा सार संग्रह और रामाभ्युदयम, ये अलग अलग रचनाओं के नाम है। तो देख लीजिए, मल्लन के द्वारा राजशेखर चरित लिखा गया है। यहाँ पर राजशेखर चरित के जो असली रचनाकार हैं उनका नाम मल्लन है। धूर्जटी जो है वो राजशेखर चरित के रचनाकार नहीं है। उनकी रचना का नाम है कलहस्ती महात्म्य। इसके अतिरिक्त और भी दिया हुआ है, जैसे कि पिंगली सूरत ने राघव पांडियम की रचना की है। तो ये अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा जो कि अष्टदिग्गजों में शामिल थे, उनकी रचनाओं के नाम यहाँ उल्लिखित हैं। तो व्याख्या को भी ध्यान से देखिए और इसके अलावा जो प्रश्न है वो तो देखना ही है। इसका डी वाला सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न को देखते हुए सबसे पहले हम अपने कोर्सेज के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। तो देखिए, ये वो जानकारियां हैं जिन्हें आप रोज़ देखते हैं, मतलब हर वीडियो में ये शामिल रहती है। इसमें बार बार एक ही बात रिपीट की जाती है, आज वही रिपीट होने वाली है। इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, इसमें जो टेलीग्राम चैनल है ओनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वो सही मिलापकारी है, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। फ़ायदा इसलिए है कि जो आप लोग कहते हैं कि मतलब पीडीएफ का चार्ज लिया जाता है या वीडियो फ्री है अथवा नहीं, तो वो सब चीज़ें वहाँ नहीं है। जो भी वहाँ मिलेगा वो पूरी तरह से निःशुल्क होगा, उसका एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाता। और इसके अतिरिक्त जितनी भी सूचनाएं हैं, जैसे मान लीजिए सिलेबस का पीडीएफ है, और भी जितनी आवश्यक चीज़ें हैं वो सब वहीं पर शेयर की जाती हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़े रहिए, कम से कम उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ओनली यूपीपीएससी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इस नाम से चलता है। चाहे आप लिंक के द्वारा ज्वाइन करिए या फिर आप जाके टेलीग्राम में इस नाम से सर्च कर लीजिए, टाइप कर दीजिएगा ओनली यूपीपीएससी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और बाकी जितनी बातें हैं वो तो पुरानी ही है। 2 नंबर दिए हुए हैं अगर आपको पेड ग्रुप से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए, जो कि अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए चलते रहते हैं, तो आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन का जरिया भी है, व्हाट्सएप का जरिया भी है, जो आपको ठीक लगे। इसके अलावा यूट्यूब पर जो चैनल चल रहे हैं वहाँ पे जितने भी वीडियो हैं वो निःशुल्क हैं, ये बात आप जानते ही हैं। वीडियो का कभी कोई चार्ज नहीं लिया जाता। हाँ, पीडीएफ का एक चार्ज होता है, एक मार्जिनल चार्ज है, तो वो आपको देना पड़ता है। ये सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा यूपीएससी के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है, जो पेड ग्रुप है।
पेड ग्रुप भी फायदेमंद है, मतलब एक औसत जो फीस होती है उसमें आपको बहुत सारी अध्ययन सामग्री दी जाती है, इसके अलावा गाइडेंस भी दिया जाता है। तो ये बड़ी बात होती है। अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो ये एक बेहतर जरिया हो सकते हैं। आपको अंधेरे में तीर नहीं चलाना पड़ेगा, आपको पता होगा कि दिशा किधर है। अर्जुन की तरह आपको अपने लक्ष्य का ज्ञान होगा, और लक्ष्य का ज्ञान होना बहुत बड़ी बात होती है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये सबसे पहली सीढ़ी होती है। तो चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 253 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो प्रश्न है इसमें 4 कथन दिए हैं। लिपाक्षी चित्रकला शैली का विकास फारसी चित्रकला से हुआ है, ये पहला कथन है। हजाराराम और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। हजाराराम और विट्ठल स्वामी ये 2 मंदिर हैं, इनका निर्माण कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया गया था। विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर यक्षिणी शैली का विकास हुआ था, मतलब नाच और गाने की जो कला थी उसको एक में मिक्स कर दिया गया था, इससे यक्षिणी शैली बनी थी। यक्ष जो है एक प्रजाति होती है, जैसे देव, गंधर्व और असुर होते हैं वैसे ही यक्ष भी होते हैं, तो ये यक्षिणी शैली थी। इसके अलावा विजयनगर वास्तुकला की जो अंतिम शैली है उसे मधुरा शैली कहा जाता है। इस तरीके से 4 कथन हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है, बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अर्थात दूसरा, तीसरा और चौथा इसमें ठीक है। दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी ठीक है। इस आधार पे हमने सी का चयन किया, लेकिन पहला गलत क्यों है? तो देखिए, लिपाक्षी चित्रकला शैली ये पूरी तरह से मौलिक है। ये जो चित्रकला की पद्धति है ये पूरी तरह से मौलिक है, ये कहीं से कॉपी नहीं की गई है। और यहाँ लिखा हुआ है कि ये फारसी चित्रकला से विकसित हुई है, मतलब उसी की एक तरह से नकल है, तो ये गलत है। इसके आधार पे पहला वाला गलत हो जाता है, बाकी सब सही है। तो हम सी वाले विकल्प का चयन करते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। विजयनगर काल में चित्रकला की स्वतंत्र शैली का विकास हुआ। विजयनगर की चित्रकला लिपाक्षी कला शैली के नाम से जानी जाती है। हजाराराम और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। तिरुपति मंदिर में कृष्णदेव राय और उनकी पत्नियों, इसके अलावा वेंकट प्रथम की मूर्तियां विराजमान हैं। तो ये अलग अलग जगहों की मूर्तियों के बारे में और उसके निर्माता के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ कृष्णदेव राय इन दोनों मंदिरों के निर्माता हैं। तो इस आधार पे तीनों ही कथन सही होते हैं, सिर्फ पहला वाला गलत है कि ये लिपाक्षी कला शैली ये कॉपी की गई है फारसी से, ऐसा नहीं है। ये स्वतंत्र है, ये पूरी तरह से मौलिक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 254 को देखिए। यहाँ से विजयनगर साम्राज्य की चर्चा समाप्त होती है और सल्तनत काल की जो कला शैली और शिल्प कला है उसकी तरफ हम रुख करते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह है प्रश्न संख्या 254। कुरान के अनुसार, कुरान शरीफ के अनुसार सारी दुनिया का वास्तविक मालिक और बादशाह ये अल्लाह है। मतलब अल्लाह या खुदा जो है वही पूरी दुनिया के वास्तविक मालिक हैं, ऐसा कहा गया है और ये कुरान का कहना है। अमीरों का स्वर्ण काल ये लोदी काल को माना जाता है। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय वजारत का निम्न काल था। दीवान इंशा ये धार्मिक मामलों में सुल्तान का प्रमुख परामर्शदाता होता था। ये 4 कथन है। अब आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। विकल्प भी आपके सामने है, देख लीजिए। उत्तर हो जाएगा बी अर्थात पहला और दूसरा। इसमें सिर्फ पहला और दूसरा बिल्कुल ठीक है। पहला दूसरा अर्थात ये दोनों कथन बिल्कुल ठीक है, लेकिन तीसरा चौथा ठीक नहीं है। तीसरा चौथा गलत क्यों है, आइए देख लेते हैं। व्याख्या जो है वो सारी जो मुश्किलें हैं उन्हें हल कर देगी। अमीरों का स्वर्ण काल लोदी काल को माना जाता है, तो ये दूसरा कथन एकदम सही हो जाता है, ये प्रमाणित होता है। जबकि उसका निम्न काल अलाउद्दीन और बलबन का काल था। अमीरों का जो निम्न काल था वो अलाउद्दीन खिलजी और बलबन का समय था। दीवान विजारत विभाग ये एक डिपार्टमेंट होता था जिसका अध्यक्ष वजीर होता था। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय वजारत का स्वर्ण काल था और यहाँ दे रखा है कि निम्न काल था, तो ये उल्टा विलोम दे दिया है, इसलिए गलत हो जाता है। और देख लीजिए, जबकि बलबन का काल इसका निम्न काल था। दीवान विजारत विभाग का निम्न काल, या ये कह ले कि मुस्लिम भारतीय वजारत का जो निम्न काल था वो बलबन का समय था। मुस्लिम विधिवेत्ता अल्मावर्दी के अनुसार, ये विधिवेत्ता का मतलब है कानूनी जानकार, जिन्हें कानून की पूरी जानकारी हो। विधि मतलब होता है कानून, तो ये लॉ के एक्सपर्ट थे। और इनके अनुसार वजीरों की 2 श्रेणियां थी। 2 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? एक तो वजीर तौफीक है और दूसरा वजीर तनफीद है। ये 2 प्रकार के वजीर होते थे। दीवान इंशा की अगर बात की जाए, जो कि चौथा कथन था हमारा, तो ये शाही सचिवालय का प्रमुख होता था। मतलब ये एक प्रकार का शाही सचिवालय था दीवान इंशा, और इसका प्रमुख होता था दबीर खास।
और यहाँ क्या दे रखा है कि दीवान इंशा ये धार्मिक मामलों में सुल्तान का परामर्शदाता होता था। तो धार्मिक मामलों से इसका दूर दूर तक संबंध नहीं है। ये शाही सचिवालय था और इसका जो प्रमुख होता था उसे दबीर खास कहते थे। इस विभाग का प्रमुख कार्यशाही मतलब इसके प्रमुख जो होते थे उनका कार्य क्या होता था? उनका कार्य होता था जितनी भी राजसी घोषणाएं होती थी, मतलब जितने भी जो गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट होते थे उनके पत्रों को पांडुलिपि के रूप में तैयार करके सुरक्षित रखना। पांडुलिपि का मतलब है हस्तलिखित दस्तावेज होते हैं। पहले के समय में प्रिंटर नहीं होते थे तो हाथ से लिखकर जो दस्तावेज होते थे या जो भी डॉक्यूमेंट होते थे उन्हें सुरक्षित रखा जाता था। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके आधार पर इसमें बी वाले का चयन करते हैं, मतलब पहला दूसरा सही है लेकिन तीसरा चौथा इसमें गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 255 को देखिए। सल्तनतकालीन इस्लाम का राजनैतिक सिद्धांत प्रमुख आधारों पर स्थापित था और वो आधार कौन कौन से थे? नीचे 3 दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन कौन से आधार इससे संबंधित हैं। एक धर्म ग्रंथ था जिसका नाम था कुरान, मतलब सल्तनतकालीन जो इस्लाम का राजनैतिक सिद्धांत था उसमें धर्म ग्रंथ कुरान के तौर पे देखा जाता था। संप्रभु इमाम होते थे जो कि नेता या खलीफा कहलाते थे। इसके अलावा राष्ट्र मिल्लत का मतलब है मुस्लिमों का भाईचारा, ये राष्ट्र मिल्लत कहलाता था। तो ये 3 यहाँ पर आधार दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा सही है, केवल तीसरा सही है या फिर सभी सही है, बता दीजिए। और इसमें डी होगा, मतलब ये तीनों ही होंगे। सल्तनतकालीन इस्लाम के राजनीतिक सिद्धांतों में इन तीनों की भागीदारी होती थी, मतलब एक धर्म ग्रंथ होता था जो कि कुरान शरीफ है। इसके अलावा संप्रभु इमाम होते थे, नेता होते थे और खलीफा होते थे। राष्ट्र मिल्लत यानी मुस्लिम भाईचारे का वर्चस्व होता था। ये तीनों ही चीज़ें इसका हिस्सा थी। डी वाला इसका विकल्प होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 256 को देखिए। अमीर मजलिस, खजीन, शहनाए पील और वकील दर, ये पदों के नाम हैं और ये पद किन विभागों से संबंधित थे? ये दूसरी सूची में दिया हुआ है, देख लीजिए। हस्तिशाला का अध्यक्ष, राज परिवार विभाग से संबंधित, या कोषाध्यक्ष मतलब खजाने का मालिक, सभाओं उत्सवों आदि का प्रबंधक। आपको बताना है कि कौन सा किससे मेल खाएगा, बताइए। देखिए, मजलिस मतलब होता है समारोह या कोई उत्सव, तो पहले वाले का तो डी वाला हो जाएगा, मतलब पहले को हम डी से मिलाएंगे और बाकी को देख लीजिए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ विकल्प पहले देख लीजिए आप, बिना विकल्प देखे आप उत्तर कैसे देंगे। ये है विकल्प और ये है उत्तर, इसका सी वाला होगा। सी वाला मतलब डी सी ए बी, पहले वाले का डी होगा, दूसरे वाले का सी होगा, तीसरे वाले का ए होगा और चौथे वाले का बी होगा। इसका सी वाला विकल्प बिल्कुल ठीक, इसे मिला लेंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 257 को देखिए। सल्तनतकालीन प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन दिए, 4 कथन है आपके सामने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। इक्तादार अथवा वली, इक्तादार या वली ये कार्यपालिका, न्यायपालिका और सैन्य संगठन तीनों का प्रधान होता था, ऐसा दिया हुआ है। शिक का निर्माण 1279 ईस्वी में सबसे पहले बलबन ने किया था। शिक जो है ये जिले के समकक्ष होते थे, प्रांतों के अंदर शिक होते थे और ये जिले के समान होते थे। शेर चित्रित ध्वजा ये सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की है, मतलब एक झंडा जो कि सम्राट का प्रतीक होता था, उस पर शेर का चिन्ह बना होता था, तो ये फिरोज शाह तुगलक का है, ऐसा कहा गया। और प्रांतों में 2 प्रकार के न्यायालय थे, प्रांतों में 2 तरह के न्यायालय होते थे, ये कहा गया है। आप बताइए इसमें से सही कौन सा है। विकल्प आप देख लीजिए और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बी अर्थात पहला और दूसरा। इक्तादार अथवा वली ये कार्यपालिका, न्यायपालिका और सैन्य संगठन तीनों ही क्षेत्रों को देखता था, मतलब तीनों का मुखिया होता था, ये बिल्कुल ठीक है। और शिक का निर्माण 1279 में सबसे पहले बलबन ने किया था, ये भी सही है। तो ये दोनों कथन ठीक हो जाते हैं और यही दोनों सही है। बाकी तीसरा और चौथा गलत क्यों है ये देख लेते हैं। व्याख्या देखिए। इक्तादार अथवा वली जो कि पहला कथन था, उसका यहाँ पे प्रमाण प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये कार्यपालिका, न्यायपालिका और सैन्य संगठन तीनों का प्रधान होता था और प्रांत में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसका जो कर्तव्य था वो यहाँ पे उत्तरदायी होता था। कहने का मतलब ये है कि ये शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार होता था। यह भू राजस्व की वसूली का भी कार्य देखता था, मतलब इसके जिम्मे अनेकों कार्य होते थे, जिसमें से कि टैक्स वसूलना भी एक मुख्य कार्य था।
मतलब भू राजस्व अर्थात जमीन से आधारित जो टैक्स होता है। वली की नियुक्ति, स्थानांतरण और अपदस्थीकरण, मतलब अपदस्थीकरण का मतलब होता है उसे उसके पद से हटा देना, पदच्युत कर देना। तो ये सब काम सुल्तान ही कर सकता था और कोई उससे नीचे का अधिकारी या कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था। तो इस मामले में ये पद बड़ा शक्तिशाली होता था। यहाँ तक तो पहले कथन की चर्चा हुई। अब जरा दूसरे कथन को देखिए। शिक या जिला दोनों एक ही बात है। इसका निर्माण 1279 में सबसे पहले बलबन ने किया था। उसने समाना तथा सुनाम प्रांतों को शिकों में विभाजित कर अलग अलग अमीरों को सौंप दिया। इसके जो रखवाले थे वो विभिन्न अमीर थे। शिक का प्रशासन शिकदार संभालता था, ये जिलाधिकारी के जैसे होता था। तो ये कुछ बातें हुई शिक के बारे में। ये था दूसरा कथन। अब तीसरे कथन की चर्चा करते हैं, ध्वजा के बारे में। तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के ध्वज पे यानी उनके झंडे पे परदार सर्प की आकृति अंकित थी। पर मतलब होता है पंख, तो ये पंखों वाला सांप था, मतलब उड़ने वाले सर्प की आकृति इनके झंडे पर बनी हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के अगर झंडे की बात की जाए तो उस पर कई चीज़ें बनी थी, जैसे कि उगता हुआ चंद्रमा, नवोदित चंद्रमा मतलब उगते हुए चंद्रमा का चित्र। इसके अलावा पंख वाला सांप था, शेर बना था और कई चीज़ें, मतलब कई चिन्ह वहाँ पे एक साथ अंकित थे, जिसमें से कि ये तीनों मुख्य थे। कई कई जो सम्राट या सुल्तान होते थे उनके ध्वज पे एक से ज़्यादा सिंबल भी होते थे, और कुछ जो सम्राट या सुल्तान होते थे उनके ध्वज पे एक ही सिंबल होता था। तो यहाँ ये जो शेर की आकृति है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के झंडे पे थी, न कि फिरोज शाह तुगलक के। तो यहाँ ये कथन तीसरा वाला गलत हो जाता है। और चौथा वाला देखिए, प्रांतों में 2 प्रकार के न्यायालय होते थे, ऐसा कहा गया है। तो ये गलत है। प्रांतों में 4 प्रकार के न्यायालय होते थे। 4 प्रकार के न्यायालय कौन कौन से? वली या गवर्नर का न्यायालय, काजी या सूबा का न्यायालय, काजी है सूबा का न्यायालय, इसके अलावा दीवान है सूबा इनका न्यायालय, और सद्र सूबा का न्यायालय। ये 4 प्रकार के न्यायालय होते थे। तो वहाँ गिनती गलत दी है, इसलिए चौथा कथन भी गलत है। तो तीसरा चौथा गलत है, पहला दूसरा सही है। इसके आधार पे हम बी वाले का चयन करते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 258 को देखिए। इसमें कहा गया है सल्तनत कालीन व्यापार के बारे में। सल्तनत कालीन जो व्यापार होता था उसके संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं, उस पर हमें चर्चा करनी है। 4 कथन है, देख लीजिए। भारत में बनी शक्कर या मिश्री का निर्यात अरब के देशों में सिंध के रास्ते होता था। अरबी देशों में भारत में बनी हुई चीनी, शक्कर का मतलब है शुगर या चीनी, और इसके अलावा मिश्री के जो डले होते थे इनका निर्यात किया जाता था, इन्हें भेजा जाता था, और जो रास्ता था भेजे जाने का वो सिंध का मार्ग था। उत्तरी भारत में घोड़े का अंतिम बाजार गुजरात था। सोने चांदी का आयात यूरोप से किया जाता था। ये कथन तो सही नहीं है। सोने चांदी का आयात यूरोप से नहीं होता था। यूरोप से जो प्रसाधन की वस्तुएं थी, इत्र वगैरह आता था, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। और बगदाद के मार्ग से नील जो है एक प्रकार का पदार्थ होता है, इसकी खेती होती थी पहले के समय में, आजकल तो रसायन के द्वारा बनाया जाता है। ये रंग के तौर पर इस्तेमाल होता था और इससे औषधियों का भी निर्माण होता था। तो ये नील सिसिली भेजा जाता था। सिसिली कहाँ पे है? तो ये इटली में है। तो ये कुछ बातें थी। अब आपको बताना है कि इन चारों कथनों में से सही कौन सा है। तो देखिए, तीसरा तो सही नहीं है, तीसरा सही नहीं है। अब बाकी पर आपको चर्चा करनी है और सोचना है, विचार करिए। विकल्प आपके सामने है। अगर तीसरा गलत है तो इसमें सभी तो होगा नहीं, मतलब सभी कथन तो सही हो नहीं सकते। डी वाला बाहर हो जाता है, 3 बचते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, मतलब पहला, तीसरा और चौथा। देखिए इसमें भी गलत दे दिया, तीसरा वाला इससे बाहर हो जाएगा। तो इसमें तीसरा नहीं होगा, सिर्फ पहला और चौथा होगा। केवल पहला और चौथा इसमें ठीक है, तीसरा नहीं। तीसरा यहाँ गलत क्यों है आइए देख लेते हैं। तीसरे के साथ साथ इसमें दूसरा भी गलत है। तो ये गलत क्यों है, इसको देखने की आवश्यकता है। देखिए, सोने चांदी तथा तांबे का आयात चीन, जापान और मलक्का से किया जाता था। जो मूल्यवान धातुएं थी उनका आयात चीन से, जापान से और मलक्का से होता था। यूरोप से सीसा मंगाया जाता था। इसके अलावा सिल्क एक प्रकार का कपड़ा होता है, और सुगंधित इत्र मतलब सेंट मंगाया जाता था। खिलौनों का आयात होता था, और विलास की वस्तुएं मतलब ऐशो आराम की चीज़ें यहाँ से आयातित की जाती थी। तो यूरोप इसमें शामिल नहीं होगा। इसके आधार पर हमने ए वाले का चयन किया, पहला, तीसरा और चौथा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 259 को देखिए। हौज सुल्तानी झील का निर्माण, हौज सुल्तानी ये झील का नाम है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ऐसा दिया हुआ है। सल्तनत काल में पिंजड़ शब्द का उपयोग
या उल्लेख शक्कर बनाने के लिए किया जाता है, ये दिया है। और ज्योतिश्वर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में 20 प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख किया है, ये कहा गया है। और अलाउद्दीन ने बंगाल के रेशमी वस्त्रों की खरीद पर नियंत्रण लगा दिया था। ये 4 कथन है। अब आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। विकल्प आपके सामने है, बताइए। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने रेशमी वस्त्रों की खरीद पर रोक तो जरूर लगाई थी, मतलब एक तरह का कंट्रोल लगा दिया था। क्यों? क्योंकि ये इतना मूल्यवान होता था कि ये आवश्यक हो गया था। लेकिन क्या वो बंगाल से संबंधित था? ये बंगाल का था या कहीं और का था? विचार करिए और बाकी कथनों को भी देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अर्थात केवल तीसरा। इसमें जो सही कथन है वो सिर्फ तीसरा है, सी वाला विकल्प इसमें सही है। बाकी जो कथन है उनमें कुछ न कुछ कमियां हैं। कौन कौन सी कमियां हैं देख लेते हैं। व्याख्या देखिए, हौज सुल्तानी, ये जो झील है ये दिल्ली के ईदगाह के पास गजनी द्वार के बाहर बनी हुई है और इसका निर्माण, ये बड़ी सुंदर झील है, इसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया है। तो हौज सुल्तानी झील का निर्माता ये इल्तुतमिश था। अलाउद्दीन ने एक तालाब बनवाया था और इस तालाब का नाम है हौज खास। तो ये हौज मिलता जुलता नाम है, दोनों जो नाम है इसमें हौज शब्द आया है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। हौज सुल्तानी और हौज खास ये 2 चीज़ें हैं। हौज सुल्तानी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था और हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया था। इस आधार पे पहला कथन गलत हो जाता है, यहाँ उल्टा दे दिया है। और देख लीजिए पिंजड़ शब्द के बारे में। ये जो सल्तनत काल में इस्तेमाल किया गया शब्द है पिंजड़, इसका अभिप्राय है रुई धुनिए की कमान से। जो धुनिए होते हैं, जो कि कपास की रुई को धुन कर उसको सूत बनाने लायक, मतलब उपयोगी बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो उनके द्वारा जो यंत्र इस्तेमाल होता है, कमानी होती है, उसको पिंजड़ कहा जाता है। उसी के द्वारा ये रुई को धुन कर रेशा तैयार करते हैं जिससे कि सूत बनता है। मतलब उसको चरखे पे पुराने समय में काता जाता था, आजकल तो मशीनें हैं। खंभात का रेशमी वस्त्र, वहाँ पे बंगाल नहीं होगा, खंभात होगा। खंभात का रेशमी वस्त्र इतना मूल्यवान था, मतलब इतना कीमती था कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर नियंत्रण लगा दिया। इसे खरीदने वालों को सरकारी अनुमति लेनी पड़ती थी, बिना गवर्नमेंट की परमिशन के आप इसे खरीद नहीं सकते। तो ये चौथा वाला भी इसीलिए गलत हो जाता है, सिर्फ तीसरा सही है और इसीलिए हमने सी का चयन किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 260 को देखिए। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वस्त्र उद्योग में चरखे की तकनीकी ये तुर्कों द्वारा भारत में प्रारंभ की गई। कागज उद्योग भारत में चीन से आया। इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्कों पर देवनागरी लिपि का प्रयोग किया है और सबसे पहले मोहम्मद तुगलक ने ही अपने सिक्कों पर, मतलब सोने के सिक्कों पर कलमा खुदवाने का काम शुरू किया। अब आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। देख लीजिए और बताइए। यहाँ पे 4 कथन हैं और चारों कथनों को देखकर आपको सही की पहचान करनी है। तो देखिए, वस्त्र उद्योग में चरखे की जो तकनीक थी ये तो तुर्कों के द्वारा ही लाई गई थी। तुर्क ही इसके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। लेकिन बाकी तीनों कथन के बारे में आपका क्या विचार है? तीनों सही हैं अथवा गलत है? सभी सही हो सकते हैं या इसमें से कुछ ही सही हो सकते हैं? तो बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अर्थात पहला और चौथा। और उसमें भी चौथा तो होगा नहीं, सिर्फ पहला, केवल और केवल पहला, चौथा नहीं। चौथा क्यों नहीं? क्योंकि मोहम्मद तुगलक ने कलमा खुदवाना बंद करवा दिया था, उसने कलमा खुदवाना शुरू नहीं किया था। तो यहाँ उल्टा दे दिया है, या तो यहाँ पे कलमा खुदवाना बंद करवाया ऐसा लिखा होता तो ये सही होता। सिर्फ इसका पहला कथन सही है। इसमें जरा सा सुधार कर लीजिएगा, केवल एक, मतलब सिर्फ पहला वाला। वस्त्र उद्योग में चरखे की तकनीक ये तुर्कों द्वारा भारत में प्रारंभ की गई, केवल और केवल पहला। बाकी जो कथन है उनमें क्या कमियां हैं ये देख लेते हैं। देखिए, वस्त्र उद्योग में चरखे की तकनीक ये तुर्कों द्वारा भारत में शुरू की गई और भारत में इसका प्रथम जो लिखित उल्लेख है, मतलब लिखा हुआ वर्णन, वो ईसामी की पुस्तक से प्राप्त होता है जिसका नाम है फुतुहात-ए-सलातीन। ये किताब का नाम है। ये 1350 ईस्वी में लिखी गई है और इससे हमें ये वर्णन प्राप्त होता है कि तुर्क जो लोग थे, मतलब तुर्क जो जाति थी, उन्हीं के द्वारा चरखे की प्रणाली विकसित की गई और सूत काटने की प्रथा का प्रचलन किया गया और वहीं से ये कला भारत में आई है। कागज का आविष्कार बेशक चीन में हुआ है, ये आप जानते ही हैं, लेकिन भारत में ये चीन से नहीं आया है। मतलब ये जो कला है कागज निर्माण की, ये चीन से नहीं आई है। चीन से ये कला पहले मुस्लिम देशों में गई और वहाँ से तब भारत में आई। तो घूमते टहलते भारत में आई है, सीधे सीधे डायरेक्ट नहीं आई। इसके अलावा इल्तुतमिश के चांदी के सिक्कों पर देवनागरी लिपि का प्रयोग नहीं मिलता है, बल्कि उसने मिश्रित और जो तांबे के सिक्के बनवाए थे
उस पर देवनागरी लिपि का प्रयोग प्राप्त होता है। मतलब जो चांदी के सिक्के थे उन पर देवनागरी लिपि नहीं मिलती है, और यहाँ धातु का नाम चांदी दे दिया है, इसलिए वो गलत हो जाता है। यहाँ पर अगर तांबा देता, इल्तुतमिश वाला कथन देखिए, तीसरा वाला, अगर यहाँ पे चांदी की जगह तांबा दे देता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ चांदी दिया है इसलिए ये गलत हो जाता है। कुल मिलाकर इसका सिर्फ पहला वाला सही है, और बी वाले विकल्प का हम चयन करते हैं, उसमें से 4 काट लीजिएगा, पहला चौथा नहीं होगा, सिर्फ पहला होगा। यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर चौथा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, सिर्फ पहला होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 261 को देखिए। सल्तनत कालीन मदरसों में दी जाने वाली जो विषय संबंधी शिक्षा थी उसके बारे में 2 सूचियां यहाँ बनी हुई हैं। अलग अलग विषयों की जो पढ़ाई होती थी उसके अपने नाम होते थे, मदरसे की भाषा में उसके अपने नाम होते थे। तो कौन सा किससे संबंधित है आपको यही मिलान करना है। सूचियाँ आपके सामने हैं, 5-5 दोनों तरफ नाम दिए हुए हैं। न्याय शास्त्र है, कुरान के अक्षरों का सही उच्चारण है, दर्शन शास्त्र है, गणित है और व्याकरण है। ये 5 विद्याएं हैं। सूची 2 में इनका मदरसे का जो मतलब प्रचलित नाम था वो दिया हुआ है। इल्म ए कीरत है, इल्म का मतलब होता है ज्ञान या नॉलेज। वसूल ए कलाम है, इल्म ए फिक्र है, तहब या सर्फ है। इसके अलावा इल्म ए रियाजी है। आपको बताना है कि कौन किससे मिलान करेगा, मतलब किसका मेल किससे होगा, बताइए। विकल्प आपके सामने है और प्रश्न भी आपको दिख रहा है, देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अर्थात CABED। पहले वाले का C होगा, दूसरे वाले का A होगा, तीसरे वाले का B होगा, चौथे वाले का E होगा और 5वें वाले का D होगा। तो इसका A वाला सही होगा। इस आधार पे इसे मिलाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका जरा व्याख्या देख लीजिए। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में शिक्षा का चरमोत्कर्ष था, मतलब शिक्षा अपने उच्च शिखर पे थी, शिक्षा को काफ़ी बढ़ावा मिला। राज्य के विभिन्न हिस्सों में इसने 30 मदरसों का निर्माण करवाया था। 30 मदरसे खुलवाए जो कि ज्ञान का केंद्र थे उस समय के। जैसे आज के समय के स्कूल होते हैं वैसे पहले मदरसे होते थे। मदरसे आज भी होते हैं, लेकिन पहले के समय के मदरसे ज्ञान के मामले में ज़्यादा समृद्ध होते थे। आजकल सिर्फ धार्मिक शिक्षा का ही केंद्र बन के रह गए हैं। पहले वहाँ विधिवत अलग अलग विषयों की शिक्षा दी जाती थी। तो हिंदू धर्म में संस्कृत पाठशालाएं होती थी और इस्लाम में मदरसे होते थे। ये दोनों ही शास्त्रों, पुराणों और जो तत्कालीन पारंपरिक ग्रंथ थे, इसके अलावा जो वैज्ञानिक शिक्षा होती थी उसको भी देते थे। तो ये ज्ञान का अपने आप में एक बड़ा केंद्र होते थे। हौज ए खास के निकट, हौज ए खास के बारे में हमने पीछे देखा है। मदरसा ए फिरोज शाही का निर्माण करवाया गया। ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया है। सुप्रसिद्ध मौलाना जलालुद्दीन रूमी को इसका प्रधानाचार्य बनाया गया। ये इसके प्रिंसिपल थे। फिरोज तुगलक ने सीरी में भी एक मदरसे का निर्माण करवाया जिसकी ऊंचाई आकाश तुल्य है। तो सीरी में एक मदरसे का निर्माण ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया है। ये कुछ खास बातें थी, इसके आधार पे हमने ए का चयन किया है। इसमें जो विषय थे उनको उनके नामों से मिलाना था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 262 को देखिए। प्रश्न संख्या 262 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टकसालें सर्वाधिक मोहम्मद बिन तुगलक के काल में थी। टकसाल मतलब जहां सिक्कों की ढलाई होती है। तुर्क शासकों की धार्मिक कार्यों की भाषा तुर्की थी। भारत का सादी ये अब्दुल हक को कहा जाता है और मोहम्मद गेसु दराज को उर्दू गद्य का जन्मदाता माना जाता है। जो उर्दू लिटरेचर है, उर्दू साहित्य है, उसकी 2 विधाएं होती हैं, आप जानते हैं, गद्य होता है और पद्य होता है। और हर साहित्य में इसी प्रकार से 2 प्रकार होते हैं, मतलब 2 भाग में वो बटा होता है। प्रोज भी होता है और पोइट्री भी होती है। विकल्प आपके सामने है, इसे देख लीजिए। 4 विकल्प हैं और 4 कथन दिए हुए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अर्थात पहला और चौथा। इसमें पहला सही है और चौथा सही है। मतलब टकसालें सबसे ज्यादा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में थी और मोहम्मद गेसु दराज को उर्दू गद्य का जन्मदाता माना जाता है, क्योंकि गद्य और पद्य ये 2 विधाएं होती हैं किसी भी साहित्य की, चाहे कोई भी लिटरेचर हो, चाहे हिंदी साहित्य हो, संस्कृत साहित्य हो, इंग्लिश का साहित्य हो या किसी भी भाषा का साहित्य हो। वैसे ही उर्दू भी है। तो यहाँ पर गद्य के जो जन्मदाता थे वो मोहम्मद गेसु दराज थे, ये सही है। लेकिन दूसरा तीसरा गलत है। इसकी व्याख्या हम देखने वाले थे, इसे देख लीजिए। तुर्क शासकों की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन प्रशासनिक भाषा फारसी थी और धार्मिक कार्यों की भाषा अरबी थी। इनके अलग अलग जो क्षेत्र थे, कार्य क्षेत्र थे, उनकी अपनी अपनी भाषाएं थी। तो मातृभाषा तुर्की है, प्रशासनिक भाषा फारसी है और धार्मिक कार्यों की जो भाषा है वो अरबी है। और यहाँ दे रखा है कि धार्मिक कार्यों की भाषा तुर्की थी, इसलिए गलत हो जाता है।
भारत का सादी ये अब्दुल हक को नहीं कहा जाता, ये अमीर हसन को कहा जाता है, जो कि बलबन के समय के महत्वपूर्ण कवि थे। निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। उन्होंने फवाद उल फवाद नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये कुछ जानकारी थी अमीर हसन के बारे में, और इन्हें ही भारत का सादी कहा जाता है। ये बलबन के समय के थे, और यहाँ दे रखा है भारत का सादी अब्दुल हक को कहा जाता है, इसलिए ये गलत हो जाता है। तो दूसरा तीसरा गलत है, पहला चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 263 को देखिए। कबीरदास की अपनी मातृभाषा भोजपुरी थी। ये पहला कथन है। कबीरदास की भाषा भोजपुरी थी, मातृभाषा। यहाँ जो शब्द है उस पर एक एक शब्द को ध्यान से देखना है। मातृभाषा भोजपुरी थी। एक शब्द जो प्रश्न है उसका अर्थ बदल के रख सकते हैं, और वहीं से आपका प्रश्न गलत भी हो सकता है, या आप नंबर बटोर के जा भी सकते हैं। मीराबाई के जो अधिकतर पद हैं उनकी भाषा अवधी है। आल्हा खंड की रचना बिहारी लाल ने की है, और हमीर रासो ये जो रचना है ये पृथ्वीराज रासो के द्वारा की गई है। तो देखिए, चौथे वाले कथन से ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा कोई कथन हो भी नहीं सकता। हमीर रासो खुद एक ग्रंथ है और पृथ्वीराज रासो दूसरा ग्रंथ है, तो एक ग्रंथ दूसरे ग्रंथ की रचना कैसे कर सकता है? तो चौथा कथन तो ठीक होने वाला है नहीं। अब बचते हैं 3, इन पर विचार करिए। तो आपको लग रहा होगा, मतलब आप में से कुछ को लग रहा होगा, माफ़ कीजिएगा मैं किसी पर संदेह नहीं कर रही हूँ, कि कबीरदास की जो भाषा थी वो तो पंचमेल खिचड़ी थी, जिसे कि सदुक्कड़ी कहा जाता था, और यहाँ है भोजपुरी। तो ये भोजपुरी में बात तो करते नहीं थे, तो इनकी मातृभाषा भोजपुरी कैसे हो सकती है? देखिए, मातृभाषा इनकी भोजपुरी ही थी। ये बात अलग है कि इनके जो पद थे और इनकी जो रचनाएं हैं वो सदुक्कड़ी भाषा में है, जिसमें कई भाषाओं का मिश्रण है। और इसके अलावा मीराबाई के बारे में जो कथन दिया है वो सही नहीं है। अवधी भाषा में इनके पदों की रचना नहीं हुई थी। इनके जो अधिकतर पद थे, मीराबाई के बारे में आप जानते ही हैं, कृष्ण को इन्होंने पति के रूप में स्वीकार किया था। आइए इसके बारे में जरा देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ए, मतलब इसमें सही कथन कौन सा है? सिर्फ पहला वाला। कबीरदास के बारे में जो चर्चा की गई है वही सही है। कबीरदास की मातृभाषा भोजपुरी थी। व्याख्या देख लेते हैं। कबीरदास की मातृभाषा भोजपुरी थी, किंतु उन्होंने अवधी, ब्रज, पूर्वी मतलब बिहारी भाषा, और इसके अलावा फारसी जैसी भाषाओं मिश्रित बोली में अपनी रचनाओं को लिखा। मतलब इन सारी भाषाओं का यहाँ पे मिश्रण हो गया था, खिचड़ी पक गई थी। जैसे दाल चावल और सारे सामान को डालकर खिचड़ी बनाई जाती है, तो वैसे ही यहाँ अलग अलग भाषाओं की खिचड़ी बन गई थी, और इसीलिए इसे पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, जिसमें कई प्रकार की दालें और मतलब अलग अलग सामान इसमें डाला गया हो, विभिन्न प्रकार के मटेरियल डाल के इसे पकाया गया था। तो इनकी लैंग्वेज कुछ ऐसी ही थी, और इसे सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता था, जो कि साधुओं और फकीरों के द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन इनकी मातृभाषा भोजपुरी थी। और देखिए, मीराबाई इनके बारे में जो कथन है, ये मेड़ता के रत्न सिंह राठौर इनके पिता का नाम है। इनकी पुत्री थी, और उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थी। इनके जो पति थे वो भोजराज थे। मीराबाई द्वारा 4 ग्रंथ लिखे गए हैं। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठा। ये इनके ग्रंथों के नाम हैं, जो कि पद हैं कृष्ण की स्तुति में लिखे गए। मीराबाई के अधिकतर पदों की जो भाषा है वो राजस्थानी है। क्षेत्रीय प्रभाव इस पे देखने के लिए मिलता है। और कुल पदों में, मतलब कुछ जो पद है इसमें से मैक्सिमम जो है वो राजस्थानी भाषा में है, और उसमें से कुछ ही जो है उनमें ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ अवधि का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, इसलिए मीराबाई वाला जो कथन है वो गलत हो जाता है। जगनिक ने आलाखंड को लिखा है। आलाखंड के रचयिता यहाँ जगनिक है, न कि बिहारी। इस आधार पर तीसरा भी गलत हो जाता है। इस पुस्तक में परमाल और महोबा के 2 वीर योद्धाओं आल्हा और उदल की वीरता का विवरण प्राप्त होता है। आल्हा और उदल, इनके बारे में आपने सुना होगा। तो ये 2 वीर योद्धा थे, इनकी वीरता का वर्णन हमें आल्हा खंड से प्राप्त होता है, जो कि जगनिक के द्वारा रचा गया है। और शारंगधर ने हमीर रासो और हमीर काव्य की रचना की है। ये यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण है। इसके आधार पर हम ए वाले विकल्प का चयन करते हैं, मतलब सिर्फ इसमें पहला सही है, दूसरा, तीसरा और चौथा गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 264 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन है, आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। नागचंद्र ने पंपा रामायण की रचना की थी। बंगला साहित्य की प्रथम रचना चरियापाद थी। महाभारत को बंगाली पदों में रूपांतरित करने का काम नुसरत शाह के शासनकाल में किया गया, और महाभारत का दूसरा बंगाली अनुवाद कांशीराम ने किया था। आपको बताना है कि ये जो 4 कथन दिए हैं इसमें से सही कौन सा है, देख लीजिए।
और इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, अर्थात सभी। इसमें जितने भी कथन हैं सभी सही हैं। नागचंद्र ने पंपा रामायण की रचना की थी। बंगला साहित्य की प्रथम रचना चरियापात थी। महाभारत को बंगाली पदों में रूपांतरित नुसरत शाह के शासनकाल में किया गया था और महाभारत का दूसरा बंगाली अनुवाद काशीराम ने किया था। ये चारों ही कथन ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नागचंद्र ने पंपा रामायण की रचना की थी और इसे ही अभिनव पंपा भी कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम है अभिनव पंपा। महाभारत को बंगाली पदों में रूपांतरित दो बंगाली कवियों कवींद्र और श्रीकर नंदी ने किया था और ये जो काम है ये नुसरत शाह के समय में हुआ था। मतलब उस समय जो शासक था वो नुसरत शाह था। तो इसके आधार पर इसमें चारों कथन सही होते हैं और हम विकल्प डी का चयन करते हैं, अर्थात सभी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 265 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कीर्तन घोष ये बंगला भाषा में रचित ग्रंथ है। संत नामदेव को मराठी साहित्य का जनक माना जाता है। असमिया भाषा की जो प्रथम कवित्री थी वो हेम सरस्वती थी। इसके अलावा रबाब और सारंगी ये जो दो वाद्य यंत्र हैं, मतलब बाजे हैं, ये भारत में तुर्कों के द्वारा लाए गए थे। तुर्क जो है इन्हें भारत ले आए थे, ऐसा दिया हुआ है। आपको बताना है कि इन चारों कथनों में से सही कौन सा है, बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात तीसरा और चौथा। असमिया भाषा की जो पहली कवित्री थी वो हेम सरस्वती थी और रबाब और सारंगी जैसे जो वाद्य यंत्र हैं वो भारत में तुर्कों के द्वारा लाए गए थे। लेकिन पहला दूसरा इसमें गलत है। पहला और दूसरा कथन सही नहीं है। सही क्यों नहीं है तो आइए देख लेते हैं। देखिए, कीर्तन घोष को असमी भाषा का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक कृति माना जाता है। ये जो ग्रंथ है कीर्तन घोष क्या है, ये ग्रंथ है। और ये किस भाषा का ग्रंथ है, ये असमिया भाषा का ग्रंथ है। और यहाँ लिखा हुआ है कि कीर्तन घोष बंगला भाषा में रचित ग्रंथ है, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ पर असमी भाषा होगा। ये धार्मिक कृति है, ये याद रखना है। इसके रचयिता शंकरदेव थे। शंकरदेव ने असमी भाषा की एक नई शैली का निर्माण किया जिसे कि बरगीत कहा जाता था। ये असमी भाषा की एक नई शैली थी, नया तौर तरीका था। संत ज्ञानेश्वर को मराठी साहित्य का जनक माना जाता है। नामदेव इसके जनक नहीं थे। हालांकि नामदेव ने भी अभंगों की रचना की है मराठी में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर जनक के तौर पे देखा जाए, पिता के तौर पे देखा जाए, तो ज्ञानेश्वर है। ज्ञानेश्वर ने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका, भगवत गीता जो ग्रंथ है ये महाभारत का एक अंश है। गीता का उपदेश आपने सुना ही होगा। तो उस पर भावार्थ दीपिका इस नाम से एक टीका लिखी थी, मतलब टिप्पणी लिखी थी। और एक अन्य संत नामदेव थे जिन्होंने मराठी में बड़ी संख्या में अभंगों की रचना की थी। तो ये अभंग रचने वाले नामदेव थे, लेकिन ये जनक नहीं थे। जनक कौन थे, ये ज्ञानेश्वर थे। असमी भाषा की प्रथम कवित्री हेम सरस्वती थी। उन्होंने 13वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रहलाद कविता और हरगौरी संवाद की रचना की थी। ये इनकी रचनाओं के नाम हैं। माधव कुंडाली 14वीं सदी के सबसे लोकप्रिय असमी कवि थे। इन्होंने रामायण को असम के आम जन लोगों तक, मतलब आम जन जो जनजीवन था वहाँ तक पहुँचाने का काम किया और इसे लोकप्रिय बनाया। रामायण का अनुवाद अलग अलग भाषाओं में करने का प्रयास बहुत से लोगों ने किया है, उसमें से एक प्रयास इनका भी था। तो इस आधार पे हम बी वाले का चयन करते हैं। तीसरा और चौथा इसमें ठीक है, पहला दूसरा गलत है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 266 को देखिए यहाँ पर अलाउद्दीन के काल के प्रमुख संगीतज्ञों के बारे में दिया हुआ है। 4 संगीतज्ञों के नाम दिए हैं, संगीत के विशेषज्ञ लोग हैं। आपको बताना है कि इसमें से अलाउद्दीन के समय के कौन से थे। गोपाल नायक, बैजू बावरा, मोहम्मद शाह और कल्लीनाथ, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अब सी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि पहला, दूसरा और तीसरा। तो अगर आप पहले, दूसरे और तीसरे का चयन करते हैं तो ये दोनों, मतलब ये तीनों होना चाहिए। लेकिन इसमें से बैजू बावरा होगा नहीं। बैजू बावरा ये अलाउद्दीन के समय का नहीं था। बाकी दोनों हैं, तो बाकी दोनों का यहाँ चयन करेंगे। यहाँ पर पहला दूसरा होगा, माफ़ कीजिएगा, पहला तीसरा होगा लेकिन दूसरा नहीं होगा। यहाँ पर दूसरा नहीं होगा, बैजू बावरा यहाँ नहीं होगा। ये गलत दिया हुआ है, मतलब इतना मिसप्रिंट है, सिर्फ पहला और तीसरा। ये अलाउद्दीन कालीन प्रमुख संगीतज्ञों के नाम हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बैजू बावरा का जहाँ तक आप जानते हैं ये किसके समय के थे, बताइए। बैजू बावरा के बारे में, इनका वास्तविक नाम बैजनाथ था। बैजू बावरा और तानसेन ने एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी, स्वामी हरिदास। बस फर्क ये था कि बैजू बावरा बाद में स्वतंत्र रूप से अपना, मतलब संगीत का जो साधना है वो करने लगे और तानसेन अंत तक गुलामी में रहे। ये दोनों में अंतर था। हालांकि आश्रित तौर पे ये भी रहे हैं। बैजू बावरा भी शुरुआती जीवन काल में
आश्रित कवि के तौर पे रहे हैं, लेकिन बाद का जीवन इनका स्वच्छंद है। लेकिन तानसेन का अंत तक जो समय था वो अकबर के अधीन था। तानसेन की उपाधि अकबर ने उन्हें दी थी, वैसे उनका नाम क्या था? रामतनु पांडे था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 267 को देखिए। ईरानी और भारतीय दोनों प्रकार के संगीतों के मिश्रण से किस आधुनिक राग का विकास हुआ है? यहाँ पे कौन कौन सी आधुनिक राग ये ईरानी और भारतीय दोनों संगीतों के मिश्रण से बनी है, आपको बताना है। 4 प्रकार की रागों का नाम दिया है। तिलकत है, सरपदा है, गोरा है और सनम है। ये रागों के नाम हैं। बताइए इसमें से सभी सही है, मतलब सभी जो है वो ईरानी और भारतीय मेल से बने हैं, या फिर कुछ ही सही है? देखकर बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी अर्थात पहला और दूसरा, तिलकत और सरपदा। ये दोनों जो है ये ईरानी और भारतीय दोनों प्रकार के जो म्यूजिक हैं, संगीत हैं, उनके मिश्रण से निर्मित राग हैं। इसमें तिलकत और सरपदा हो जाएगा, मतलब इसके आधार पे हम सी वाले विकल्प का चयन करते हैं। ये जो तीसरा और चौथा है ये भी मिश्रित राग ही हैं, ये भी 2 प्रकार के संगीतों का मिश्रण है, लेकिन ये ईरानी और भारतीय मिश्रण नहीं है। ये कौन से हैं, इनकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, सल्तनत काल का सर्वश्रेष्ठ अगर संगीतज्ञ देखा जाए तो वो अमीर खुसरो थे। वह भारतीय और ईरानी दोनों संगीतों के ज्ञाता थे, दोनों ही प्रकार के म्यूजिक को जानने वाले थे। ईरानी और भारतीय दोनों प्रकार के संगीतों के मिश्रण से उन्होंने कुछ आधुनिक रागों का आविष्कार किया, जैसे कि तिलकत, साजगिरी और सरपदा। तो यहाँ हम देख रहे हैं तिलकत और सरपदा ये ईरानी और भारतीय संगीत का मेल है। इसके अलावा इन्होंने फारसी अरबी जो राग थे उनसे भी कई मतलब नए रागों को जन्म दिया, जैसे कि एमन और गोरा। इसके अलावा सनम, एमन, गोरा और सनम ये अरबी फारसी का मिश्रण है। यहाँ पर जो संगीत मिश्रित हुए हैं वो अरबी और फारसी हैं। इस प्रकार के रागों का आविष्कार करने वाले ये अमीर खुसरो थे। शिबली के शेर उल आजम नामक ग्रंथ में अमीर खुसरो द्वारा बनाए गए रागों में यमन, उसाक, मुआफिक, छानम, मुजिर और फरगना का भी उल्लेख प्राप्त होता है। तो ये जो ग्रंथ है शेर उल आजम, ये किसके द्वारा लिखा गया? ये शिबली के द्वारा लिखा गया है, और इसमें अमीर खुसरो के द्वारा जो राग आविष्कृत किए गए हैं उनका वर्णन प्राप्त होता है। कुछ रागों का नाम भी लिखा हुआ है, जैसे कि यमन है, उसाक है, छानम है और मुजिर है। इसके आधार पे हम सी वाले विकल्प का चयन करते हैं, मतलब इसमें पहला दूसरा सही होगा। ये ध्यान देना है कि किस मिश्रण की बात की जा रही है। तो यहाँ ईरानी और भारतीय मिश्रण की बात की जा रही है। अगर आप ये देखेंगे कि अमीर खुसरो ने ही खोजा है सबको, तो आप सभी को सही मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर मिश्रण किसका हो रहा है ये ध्यान देना है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 268 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन है। खुसरो ने भारतीय राग का वर्गीकरण, मतलब अमीर खुसरो की बात की जा रही है, इन्होंने वर्गीकरण संगीत में प्रयुक्त होने वाले 7 स्वरों के आधार पर किया है। वर्तमान सितार का आविष्कार सदारंग के छोटे भाई खुसरो खां ने किया। संगीत कला ग्रंथ गुनियाल उल सुनियाल, इसकी रचना सल्तनत कालीन शासकों के संरक्षण में हुई है। बिहारी बुलबुल की उपाधि ये चिंतामणि नामक संगीतज्ञ को प्राप्त थी। ये 4 कथन है, और आपको बताना है ये चारों ही कथन जो है संगीत से जुड़े हुए हैं। बताना ये है कि कौन सा सही है, इसमें से कौन सा ठीक है, बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अर्थात दूसरा और चौथा। इसमें दूसरा सही है और चौथा सही है, लेकिन पहला और तीसरा सही नहीं है। तो पहला और तीसरा गलत क्यों है, इसकी व्याख्या देखते हैं। खुसरो ने भारतीय राग का वर्गीकरण संगीत में प्रयुक्त होने वाले 12 स्वरों के ईरानी नामों के आधार पर किया है। जो संगीत में 12 स्वर इस्तेमाल होते हैं उनके ईरानी नामों के आधार पर यहाँ जो राग है उनका वर्गीकरण किया गया है, ये बात है। तो पहला वाला कथन गलत हो जाता है, यहाँ 7 स्वरों की बात की गई है। और इनके नाम कौन कौन से हैं? रास्त है, शहनवाज है, ढोका है, कुर्द है, सीका, गिरका, हिजाज, नवा, हिसार, डसैनी, अगन और नीम माहुर। ये कुछ विचित्र से नाम है जो कि ईरानी नाम है, इसके आधार पे किया गया है। इनकी कुल संख्या 12 है, वहाँ 7 भी है, इसलिए वो गलत हो गया। वर्तमान सितार का आविष्कार नेमत सदारंग के छोटे भाई खुसरो खां ने किया था, तो इसलिए दूसरा वाला सही है। और देखिए, सितार का आविष्कार ईरानी तंबूरा और भारतीय वीणा को मिलाकर किया गया था। ये सितार जो है ये मिश्रित वाद्य यंत्र है। इसमें 2 प्रकार के बाजों का मिश्रण है। एक तो ईरानी तंबूरा है, तंबूरा एक प्रकार का बाजा होता है, और भारतीय वीणा थी, दोनों को मिलाने से बना सितार। संगीत कला ग्रंथ गुनियाल उल मुनियास, इसकी जो रचना है ये जौनपुर के शासकों के संरक्षण में 1375 के आसपास हुई है। ये यहाँ पर कथन है।
तो इसके आधार पे हमने इसमें सी वाले को चुना है। पहला और तीसरा गलत हो जाते हैं, दूसरा और चौथा इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 269 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किताब ए नवरस की रचना इब्राहिम आदिल शाह ने की है, ऐसा दिया हुआ है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन संत पीर बोधन के शिष्य थे, संत पीर बोधन के शिष्य थे, ऐसा दिया है। और राग दर्पण का फारसी अनुवाद ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ है। भारतीय संगीत की मुख्य 12 शैलियों का वर्णन संगीत रत्नाकर से प्राप्त होता है। जो ग्रंथ है संगीत रत्नाकर, वहाँ से इसकी 12 शैलियों का वर्णन प्राप्त होता है। अब आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है, बताइए। और इसका सही उत्तर होगा ए अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा इसमें सही है। पहला किताब ए नवरस की रचना इब्राहिम आदिल शाह ने की है। इसके अलावा प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन ये पीर बोधन के शिष्य थे। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर हरिदास के शिष्य की बात की जा रही है, तो ये ईरानी संगीत की शिक्षा इनसे प्राप्त करते हैं। संगीत के मामले में इन्हें गुरु बनाया था, और किस संगीत के लिए? ईरानी संगीत के लिए। तो पीर बोधन इनके गुरु थे। इसके अलावा राग दर्पण का फारसी भाषा में अनुवाद, इसके बारे में जो दिया है कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था, ये सही है। इसके आधार पर पहला, दूसरा, तीसरा सही होता है। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, प्रसिद्ध संगीतज्ञ संत पीर बोधन के शिष्य तानसेन थे। इन्हीं से तानसेन ने ईरानी संगीत की शिक्षा प्राप्त की है। लोकन कवि ने राग तरंगिणी की रचना की थी, जिसमें भारतीय संगीत की मुख्य 12 शैलियों। अब यहाँ देख लीजिए चौथा कथन क्यों गलत हुआ। यहाँ पे संगीत रत्नाकर नहीं होगा, बल्कि राग तरंगिणी होगा। यहाँ पर संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ का नाम दिया है, वो ग्रंथ का नाम गलत है। यहाँ राग तरंगिणी होना चाहिए। और भारतीय संगीत की जो मुख्य 12 शैलियाँ थी, कौन कौन सी हैं? भैरवी है, टोडी है, गोरी है, कर्नाट है, केदार, यामन, सारंग, मेघ, राग, धनसारी, पूर्वी, तुखारी और दियाग। ये 12 शैलियों के नाम हैं जो कि भारतीय संगीत की मुख्य शैलियाँ हैं। इनका वर्णन यहीं से प्राप्त होता है। और 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देवगिरी के यादववंशी राजा के दरबारी संगीतज्ञ सारंग देव ने संगत में संबंधित ग्रंथ संगीत रत्नाकर की रचना की थी। तो संगीत रत्नाकर के जो रचयिता हैं वो सारंग देव है। यहाँ पर संगीत रत्नाकर से हमें जो 12 शैलियाँ हैं उनका विवरण नहीं प्राप्त होता है। ये प्राप्त कहाँ से होता है? ये राग तरंगिणी से प्राप्त होता है, जिसके रचयिता लोकन कवि है। तो इस आधार पे चौथा वाला गलत होता है, बाकी तीनों सही है इसमें, पहला, दूसरा और तीसरा। इसके आधार पे हम ए वाले विकल्प का चयन करते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 270 को देखिए। सल्तनतकालीन चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरमन गोड्स पहला विद्वान था जिसने सल्तनतकालीन चित्रों के अस्तित्व को स्वीकारा था। इस काल में चित्रकला का प्रचलन सबसे ज्यादा प्रारंभिक तौर पे अगर देखा जाए, मतलब इसका सबसे शुरुआती उल्लेख अगर देखें, तो वैहाकी द्वारा लिखित गजनवियों के इतिहास से प्राप्त होता है। वैहाकी के द्वारा लिखे गए गजनवियों के इतिहास से सबसे ज़्यादा इस समय की जो चित्रकला है उसका विवरण प्राप्त होता है, खासतौर पर शुरुआती दौर का। फिरोज शाह तुगलक द्वारा भित्ति चित्रों के निर्माण पर लगाए गए प्रतिबंध का उल्लेख छिताई वार्ता से प्राप्त होता है। भित्ति चित्र का मतलब होता है दीवार पर बनाए गए चित्र। इसके अलावा चौर पंचासिका, इसकी रचना अमीर खुसरो ने की है। ये कुछ कथन है। अब आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। चारों आपके सामने हैं और 4 विकल्प हैं, बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अर्थात पहला और दूसरा। कैसे होगा देख लेते हैं। व्याख्या देखिए। हरमन गोड्स पहला विद्वान था जिसने 1947 में जनरल ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल, ये एक पत्र का नाम है, जर्नल ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल, इसमें सल्तनतकालीन चित्रों के अस्तित्व को स्वीकारा था। ये हरमन गोड्स थे और इसलिए पहला वाला कथन सही होता है। इसमें दिया हुआ है, ये सही है बिल्कुल पहला वाला। इसके बाद दूसरा देखिए। इस काल में चित्रकला के प्रचलन का सबसे प्रारंभिक उल्लेख, जो शुरुआती उल्लेख है, वो वैहाकी के द्वारा लिखित गजनवियों के इतिहास से प्राप्त होता है। इसमें सुल्तान महमूद की राजधानी हेरात तथा लश्करी बाजार नामक नगर की जो इमारतें हैं और स्मारकों की आकृतियां हैं, उन पर जो चित्र बने हुए हैं, उसके विद्यमान होने का उल्लेख यहाँ दिया हुआ है। मतलब इसमें जिक्र किया गया है कि इन इमारतों पर कुछ चित्र बनाए गए थे जो कि सल्तनतकालीन शुरुआती दौर के चित्र हैं। और ये सब जो वर्णन है ये वैहाकी के द्वारा लिखित इस ग्रंथ से प्राप्त होता है। ये सबसे प्रारंभिक उल्लेख है, ये याद रखिएगा। बाकी जो और ग्रंथ हैं वो भी चित्रकला का उल्लेख करते हैं जो कि सल्तनतकालीन थी, लेकिन जो सबसे शुरुआती उल्लेख है वो इसके द्वारा किया जाता है।
इसके बाद फिरोज शाह तुगलक द्वारा भित्ति चित्रों के निर्माण पर रोक लगा दी गई थी। इसका जिक्र छिताई वार्ता से नहीं प्राप्त होता है। ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमें शम्स ए सिराज अफीक की पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही से प्राप्त होता है। ये लेखक का नाम है शम्स ए सिराज अफीक, इनकी किताब का नाम है तारीख ए फिरोज शाही। इससे हमें भित्ति चित्रों के निर्माण पर जो रोक लगाई गई थी उसका विवरण प्राप्त होता है। छिताई वार्ता नामक ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी और देवगिरी के राजा रामदेव यादव की पुत्री छिती से संबंधित कुछ बातें कही गई हैं और इसमें एक चित्रकार और उसकी रचनाओं का उल्लेख भी प्राप्त होता है। लेकिन अगर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा प्रतिबंध की जो बात की गई है उसकी बात करें तो यहाँ उसके संबंध में जो ग्रंथ है वो है तारीख है फिरोज शाही। चौर पंचासिका ये कश्मीरी कवि बिल्हड़ की कृति है। यहाँ पर बिल्हड़ की ये रचना है, न कि अमीर खुसरो की, इसलिए तीसरा और चौथा इसमें गलत है। छिताई वार्ता का संबंध फिरोज शाह तुगलक से नहीं है और चौर पंचासिका ये अमीर खुसरो की रचना नहीं है। बाकी पहला और दूसरा सही है। इसके आधार पे हमने बी वाले का चयन किया, इसका बी सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 271 की ओर। 271वें प्रश्न को देखिए। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पांडुलिपि मांडू से प्राप्त हुई है? पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखी हुई जो रचनाएं हैं, जिसे कि मूल प्रति कह सकते हैं। नियामतनामा, इसके अलावा निफ्ता उल फुजाल, अजैब उस सनाती, अनवार ए सुद्दैली, अनवार ए सुद्दैली, ये चार यहाँ पे पांडुलिपियों के नाम हैं। आपको बताना है कि कौन सी मांडू से प्राप्त हुई है। सभी प्राप्त हुई है या इसमें से कुछ ही प्राप्त हुई है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। डी अर्थात सभी। सभी कैसे होगा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, मांडू से प्राप्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण और रोचक पांडुलिपि नियामतनामा है, जो कि पाक शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। मतलब इसमें खाना पकाने की विद्या का वर्णन है। इस पांडुलिपि की पुष्पिका में, पुष्पिका का मतलब होता है जो अनुक्रमणिका होती है, मतलब जो इंडेक्स जिसे आप कहते हैं, उसमें गयासुद्दीन खिलजी के पुत्र नासिरुद्दीन खिलजी का उल्लेख प्राप्त होता है। यहाँ पे पुष्पिका का वर्णन है और ये सब मांडू से प्राप्त हुआ है, तो इसमें डी वाला सही होगा। यहाँ पे गयासुद्दीन खिलजी के पुत्र नासिरुद्दीन खिलजी का उल्लेख प्राप्त होता है। मांडू जैन लघु चित्रकला शैली के प्रभाव का एक केंद्र बिंदु था। ये जो क्षेत्र है ये जैन लघु चित्रकला शैली का केंद्र कहा जाता था। और ये सारे चित्र कैसे होते थे? ये लघु चित्र होते थे, इनका बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं होता था, विस्तार नहीं होता था। तो इसके आधार पे हम डी का चयन करते हैं। नियामतनामा, निफ्ता उल फुजाल, अजैब उस सनाती और अनवार ए सुद्दैली, ये सभी इसमें होंगे। ये सारी पांडुलिपियां मांडू से प्राप्त हुई थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 272 को देखिए। यहाँ देखिए 271 दो बार लिख दिया गया है, तो अगला प्रश्न 272 है। यहाँ मिसप्रिंट है, इसे देख लीजिएगा। देखिए, कुब्बतुल इस्लाम ये मस्जिद का नाम है, आप जानते हैं। इसके संदर्भ में यहाँ 3 कथन दिए हैं। आपको बताना है कि सही कौन सा है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ये पहला कथन है। यह दिल्ली और भारत की पहली मस्जिद है, मतलब दिल्ली की भी और भारत की भी ये पहली मस्जिद है। इस मस्जिद के निर्माण में मंदिर के जो तोरण थे, इसके अलावा मंदिर के स्तंभों और छत आदि का इस्तेमाल किया गया था। ये 3 कथन है। आपको बताना है कि कुव्वतुल इस्लाम के बारे में इसमें से कौन सा सही है। 3 कथनों के बारे में यहाँ चर्चा की गई है, बताइए सभी सही है या कुछ ही सही है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात इसमें जितने हैं सभी सही है। इस मस्जिद के बारे में तीनों ही कथन यहाँ सही होते हैं। व्याख्या देख लीजिए। कुव्वतुल इस्लाम, इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान पर विजय पाने की स्मृति में करवाया था। इस मस्जिद के संदर्भ में कहा जाता है कि इसका निर्माण जैन मंदिर को तोड़कर किया गया था। एक जैन मंदिर वहां पहले से बना हुआ था, उसको तोड़कर इसे बनाया गया था। इस मस्जिद की सबसे बड़ी विशेषता इसका उत्कृष्ट मकसूरा और इससे जुड़ा हुआ किबला बिलान है। तो ये मस्जिद एक मंदिर को तोड़कर बनी है, ऐसा यहाँ पे मान्यता है। और जितनी भी बातें कही गई हैं वो ठीक है। और इसीलिए चूंकि ये मंदिर को तोड़कर बनी है, इसीलिए इसके आधार और स्तंभों में अभी भी मंदिर के प्रमाण प्राप्त होते हैं। और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। और ये इस्लामिक शैली की पहली मस्जिद है भारत की। और दिल्ली की भी बात करें तो दिल्ली में भी। इसके आधार पर इसमें डी वाला सही होगा, सभी, इसमें सभी सही है। आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 273, यहाँ 272 छपा हुआ है। कुतुब मीनार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कुव्वतुल इस्लाम के बाद कुतुब मीनार। कन्नौज विजय स्मारक, कन्नौज विजय का ये स्मारक चिन्ह माना जाता है,
मतलब इसे कन्नौज विजय स्मारक भी कहा जाता है। मतलब एक विजय की यादगार के तौर पे, जीत की यादगार के तौर पे इसका निर्माण करवाया गया था, ऐसा यहाँ दिया हुआ है। प्रारंभ में इसमें 5 मंजिलें थी, मतलब 5 मंजिला ये इमारत थी। वर्तमान में 4 मंजिला है। इसके बाहरी भाग पर तुर्की लेख अंकित है। आपको बताना है कि सही कौन सा है। विकल्प आपके सामने है, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अर्थात केवल पहला वाला, कन्नौज विजय की स्मारक के तौर पे इसे बनाया गया था। ये बिल्कुल ठीक है। बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा इसमें गलत है। कैसे गलत है आइए देख लेते हैं। इसका ए वाला सही होगा, इस पर निशान लगा लेते हैं। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, ये आप जानते ही हैं। इसका निर्माण 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और इल्तुतमिश ने इसे 1230-31 के दौर में पूरा करवाया था। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में इसका नाम कुतुब मीनार रख दिया गया। कुतुब मीनार नाम रखने के पीछे यहाँ पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनका नाम आता है, जो कि एक सूफी संत थे। यह कन्नौज विजय की स्मारक के तौर पे बनाया हुआ माना जाता है। इसके बाहरी भाग पर अरबी तथा फारसी लेख अंकित हैं। तुर्की भाषा नहीं है, यहाँ पे अरबी और फारसी में लिखा गया है। शुरुआती दौर में ये 4 मंजिला थी और वर्तमान में इसमें 5 मंजिल है। 5वीं मंजिल बाद में बनी है। इसके निर्माण में लाल और सफ़ेद बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। पत्थरों को तराश के यहाँ ईंटें बनाई गई हैं और ईंटों से इसे बनाया गया है। कुतुब मीनार का एक लेख है जिसमें फजल, यहाँ आप देख सकते हैं, कुतुब मीनार का एक लेख है जिसमें कि फजल इब्न अबुल माली का नाम प्राप्त होता है। तो यहाँ कुछ खास बातें कुतुब मीनार के स्थापत्य के बारे में थी। ये बनी कब, कहाँ स्थित है, किसने इसे शुरू करवाया और किसने इसे पूर्ण करवाया, इसमें कितनी मंजिलें थी, ये सब कुछ आपने देखा। और ये कन्नौज विजय के स्मारक के तौर पे देखी जाती है। तो इसके आधार पे इसमें ए वाला सही है, सिर्फ पहला वाला। बाकी जो कथन है उनमें कुछ न कुछ कमियां हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 274 की ओर, जो कि इसमें लिखा है 273। देख लीजिए। 2.5 दिन का झोपड़ा, इसके संबंध में यहाँ पर 4 कथन है, विचार करके बताइए सही कौन सा होगा। इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ था। इसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा, तो इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ था। और यह कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की पद्धति पर ही आधारित है। मतलब जिस शैली में कुव्वतुल इस्लाम बनी है उसी शैली में या उसी तौर तरीके से 2.5 दिन के झोपड़े का भी निर्माण हुआ है। इसके स्थान पर पहले संस्कृत विद्यालय था और इसकी दीवार पर नाटक हरिकेली के कुछ अंश उद्घृत हैं, मतलब यहाँ पे खुदे हुए हैं। आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अर्थात सभी। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये चारों स्टेटमेंट यहाँ पे इनके बारे में सही है। इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ था। यह कुव्वतुल इस्लाम की ही तर्ज में बनवाई गई मस्जिद है। इसके अलावा इसके स्थान पे पहले संस्कृत विद्यालय था, उसको तोड़ फोड़ कर उसके ध्वंसावशेषों पर इसका निर्माण किया गया। इसकी दीवार पर नाटक हरिकेली के कुछ अंश उत्कीर्ण हैं, मतलब खुदे हुए हैं। ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ एक नाटक है जिसका कुछ अंश वहाँ से प्राप्त होता है। तो इसमें डी वाला सही होगा, अर्थात सभी। व्याख्या देख लेते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसके निर्माण से पहले यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय था जिसका निर्माण चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। जो संस्कृत विद्यालय था उसके निर्माता विग्रहराज चतुर्थ थे, जो कि एक चौहान वंशीय शासक थे। इसकी दीवार पर चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचे गए नाटक हरिकेली के कुछ अंश पाए जाते हैं। इससे ये प्रमाण भी मिलता है कि यहाँ पर पहले एक संस्कृत पाठशाला रही होगी। इसके आधार पर डी वाला विकल्प इसमें सही होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 275, जो कि यहाँ 274 दी हुई है। सुल्तान गढ़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुल्तान गढ़ी का शाब्दिक अर्थ होता है मकबरा, जो कि किसी मरे हुए व्यक्ति की यादगार के तौर पे बनाया गया हो, जैसे ताजमहल है। यह इल्तुतमिश का मकबरा है। इसके निर्माण में लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और इसका आंतरिक भाग आयताकार है। आयत एक चतुर्भुज होता है, आप जानते हैं, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और साथ ही साथ प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। आयत की ये विशेषता होती है। तो इसलिए यहाँ पर उसके बारे में, आकृति के बारे में दिया हुआ है। ये ज्यामितीय आकृति का था और आकृति कैसी थी, आयताकार थी। आपको बताना है कि इन चारों कथनों में से सही कौन सा है। सभी सही है, सभी विकल्प तो यहाँ है नहीं, इनमें से कोई नहीं, या फिर कुछ, मतलब कोई भी सही नहीं हो सकता है, या इसमें से कोई 1 या 2 विकल्प सही हो सकते हैं, बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात इनमें से कोई नहीं।
सुल्तान गढ़ी के बारे में यहाँ चारों ही कथन गलत हो जाते हैं। कैसे गलत है आइए देखते हैं। सुल्तान गढ़ी का शाब्दिक अर्थ होता है गुफा का सुल्तान, गढ़ का सुल्तान, और यह इल्तुतमिश के ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े बेटे नासिरुद्दीन का मकबरा है। ये मकबरा किसका है? नासिरुद्दीन का है, और यहाँ क्या दे रखा है? इल्तुतमिश का मकबरा है। तो पहला दूसरा गलत हो गया। आगे चलते हैं तीसरे चौथे के लिए। इसका बाहरी भाग भूरे ग्रेनाइट पत्थर से और संगमरमर से बना है। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया है 1231 ईस्वी में। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार से 3 मील की दूरी पर यह स्थित है। मलकापुर में एक गढ़ की भांति यह ऊंचा एक चबूतरा है, उस पर बनी हुई है। मतलब काफ़ी ऊंचाई पर इसका निर्माण करवाया गया है, और इल्तुतमिश ने इसे अपने बड़े बेटे की यादगार के तौर पे बनवाया था। और इसकी जो बाहरी भाग है, मतलब इसका जो बाहरी दीवारी हिस्सा है, वहाँ पे भूरे ग्रेनाइट पत्थर का और संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। और आंतरिक जो भाग है वो अष्टमुखी आकार का है, उसमें 8 कोण है, न कि चतुर्भुज है। वहाँ आयत की बात की गई थी, इसलिए वो गलत हो जाता है। इस मकबरे के निर्माण के साथ ही इल्तुतमिश ने भारत में मकबरों के निर्माण का आरंभ किया। श्री गणेश मतलब आरंभ किया, शुरुआत की। इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है। ये खास बात है। ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं कि मकबरा शैली का जन्मदाता कौन था, तो ये इल्तुतमिश था। तो इसके आधार पर इसमें डी वाला सही होगा, मतलब कोई भी ठीक नहीं है, सब में कुछ न कुछ कमियां हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 275, जो कि सही लिहाज से 276 है। देखिए, सूची 1 और सूची 2 है। इल्तुतमिश का मकबरा, हौज ए शमशी तथा शमशी ईदगाह, अतरकीन का दरवाज़ा, हजार सितून, ये कुछ स्थापत्यों के नाम हैं। और ये कहाँ स्थित है, ये सूची 2 में दिया हुआ है। आपको बताना है इसका सही मिलान क्या होगा, कौन सा स्थापत्य या कौन सा शिल्प जो है वो कहाँ स्थित है, किस जगह पे, उसका मिलान आपको करना है। दोनों सूचियों को मिलाइए और विकल्प देखिए कौन सा सही होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात DCBA। पहले वाले का डी होगा, दूसरे वाले का सी होगा, तीसरे वाले का बी होगा और चौथे वाले का ए होगा। इसके आधार पर इसे मिलाएंगे, इसमें ए वाला विकल्प सही होगा। और इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। आगे के जो प्रश्न हैं, प्रश्न संख्या 275 के आगे जितने भी प्रश्न हैं वो अगले वीडियो लेक्चर में होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।